नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। आपके अंदर प्रतिभा है तो वो उम्र नहीं देखती है और आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आज हमारे सामने एक युवा अवस्था की एक उभरती हुई प्रतिभा है जो बहुत ही कम उम्र में लिख रही है, बहुत अच्छा साहित्य लिख रही है, कविता लिख रही है। और एक मुलाकात में आज कराते हैं उनसे आपकी मुलाकात। तो हमारे सामने है शिवानी। शिवानी जी आइए। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो शिवानी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल सब बढ़िया मैम। आप कैसे हैं मैम? बढ़िया, हम भी अच्छे हैं। शिवानी जी, सबसे पहले दर्शकों को बताइए अपने बारे में। आप अपना यस एक मैम। संक्षिप्त परिचय ना, इंट्रो, जैसे स्कूल में कॉलेज में इंट्रो दीजिए अपना अच्छा सा। मैं शिवानी श्रीवास्तव आप सभी के सामने हूँ। मैं अभी तो स्कूल में मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या फैजाबाद से। मैं अभी एमएसडब्ल्यू कर रही हूँ, पीजी मास्टर्स कर रही हूँ मैं, एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। प्लस मेरी हॉबी है पोइट्री लिखना, पोइट्री राइटिंग, पोइट्री स्क्रिप्ट स्टोरीज सब कुछ लिखना है, सॉन्ग भी। और अभी तक मैंने काफी मंच कर चुकी हूँ। बाकी इंटरेस्ट इसमें है और अभी आप सबके सामने हूँ। बाकी आप सबके आशीर्वाद से एक लंबा सफर तय करना है। यही था मेरा तो छोटा सा ये जो intro। लिखने का शौक है, ये कहाँ से आया शिवानी के अंदर? कैसे कि आज मुझे कैसे हो गया आपके अंदर, कैसे शौक जगा ये कैसे? मैम ये तो मैं थर्ड क्लास से ही लिखती थी। लेकिन अभी तब तो ये था, हमेशा से था कि मेरा नाम हो, मेरा नाम ही मेरी पहचान है, मैं हमेशा से चाहती थी। और उसके अलावा मेरा था कि अ, उसके अलावा मैं हमेशा सोचती थी कि वो करना है, मेरा न्यूज़पेपर वगैरह में आए, न्यूज़पेपर में। उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया था। मेरे घर में यहाँ तक कि इतना होता ना कि मैम कभी भी मेरे घर में कोई आता था, अगर मुझे पता चलता था पत्रकार है, तो मैं उसकी डबल सेवा करती थी। इतना ज्यादा शौक था मुझे। अच्छा। लेकिन फिलहाल तो इतना वो नहीं हो पाया था। तो करते हम्म। करते मैं फिर इसमें ज्यादा क्रेज था। मेरी स्कूल में हमेशा मेरी टीचर्स की शिकायत हमेशा मम्मी से यही होती थी कि क्या है, मतलब मैम हमेशा बोलती थी पढ़ती तो है लेकिन उसके साथ लिखने का ये जो लेकर आती है ना, तो वो सारे फ्रेंड्स में डिस्टर्ब कर देती है। क्लास बहुत डिस्टर्ब करती है। अच्छा। हम्म। लेकिन फिर भी मतलब मेरा वो शौक नहीं गया। करते करते मैंने ये सफर तय किया कि मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मैम जो थी, मेरी फर्स्ट अचीवमेंट, वो मैं इनोवेशन क्लासेस में कोचिंग करती थी, एसएससी की। उस टाइम हम्म। मैं जब कोचिंग करती थी, मैं आते जाते ऑटो से बीच में रास्ते में वो लगता है पैम्पलेट लगता है। हाँ हाँ मैंने हाँ। देखा था कंपटीशन है। मैं नाका पे, फैजाबाद नाका पे जाती थी कोचिंग। रास्ते में मैंने देखा था कंपटीशन अयोध्या में था। और मेरा क्रेज इतना ज्यादा था, मैं पहले नहीं सोची थी, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन मैंने कहा यार छोड़ते हैं, कैसे क्या ही कर पाऊंगी। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट प्रोग्राम का एंड होने वाला था। मेरी कोचिंग का टाइम 3 बजे था। 2 बजे मेरे दिमाग में आया नहीं यार चलते हैं। रास्ते से मैंने अपना रास्ता चेंज किया, नाका जाने की वजह मैं अयोध्या गई। और वहां पे मैं अनफॉर्चुनेटली, बिलीव नहीं होगा कि मैं वहां फर्स्ट प्राइज लाई। लास्ट परफॉर्मेंस मेरी थी, फर्स्ट प्राइज भी मेरा ही था। तो ये जो आपने किया, ये अपनी फैमिली को बता के किया कि चुपचाप से कर दिया? मैं मेरी तो फैमिली जब आप को काफी पसंद नहीं था। प्राइज लेके आए तो प्राइज लेके आई तो आपको डांट पड़ी कि आपको संवर्धन हुआ, खुशी हुई, क्या हुआ? मैम खुशी हुई सबको, थोड़ा सा डांट पड़ी। नहीं नहीं, किसी ने कहा कि सोचने बिना नहीं बताए दिया। अयोध्या कैसे चली गई? कुछ तो दूरी होगी फैजाबाद और अयोध्या में, तो बिना बताए कैसे चली गई? मैम है दूरी है। और मतलब आने के बाद डांट तो पड़ी थी थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा ये भी था कि हाँ खुशी थी कि हाँ फर्स्ट प्राइज मिला है। तो क्या मैं क्या उसमें क्या आपने लिखा था, कुछ याद है? मैम उस टाइम मैंने अपनी पोएट्री सुनाई थी। मेरी बहुत पुरानी पोएट्री है, काश पे मैंने लव पे पोएट्री लिखा था। तो वो पोएट्री सुनाइए मैंने मुझे, सुनाई थी। अगर आपको नाम है। याद हो और हो तो दर्शकों को बिल्कुल सुनाइए। यस मैम। मैम वो मेरी भी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट पोएट्री है। जी। मैम एक बिल्कुल।
तो लिखने की कोई उम्र होती नहीं है, और इतना अच्छा लिखा। चलिए सुनाइए, मिल गई। यस मैम, मैं रेडी करती हूँ। मैम मेरी पोएट्री है मैम। वैसे तो मैं सारी टॉपिक पर लिखती हूँ, लेकिन ये जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोएट्री है वो लव पर है। काश। सुन सुन सुन, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ। मेरा दिल से जिस्म पर नहीं तेरे दिल पर आया है, दिल पर आया है। सुन सुन, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। पर काश, काश मैं तुझे बता सकता कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। सुन सुन सुन, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ, मैं तेरे मन को चाहता हूँ। काश, काश मैं तेरे ईयरफोन का माइक होता। काश कि मैं तेरे ईयरफोन का माइक होता। इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद है, बल्कि इसलिए कि मैं तेरे होठों की वो प्यारी सी मुस्कुराहट देखना और महसूस करना चाहता हूँ। सुन सुन ना पगली, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ। मेरा दिल तेरे जिस्म पर नहीं तेरे दिल पर आया है। मैम इसमें इस पोएट्री में मैंने बताना चाही हूँ कि हर लड़कों की फीलिंग गलत नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लड़के बुरे माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि लड़के फेक होते हैं। तो एक लड़का है यहाँ पर जो कि अपनी फीलिंग दबाए रखता है, लड़की से डर रहा है अपनी फीलिंग बताने में, लेकिन वो एक पोएट्री के माध्यम से बताना चाह रहा है। किस तरह वो सोच रहा है कि मैं बता सकूं, बट वो बता नहीं पाता। अब वो सच्चा प्यार करता है, उसी का वर्णन मैंने किया है कि उसकी हर एक जो सच्चा प्यार करता है वो अपनी ये सामने वर्णन वाले करने की। का जो आपका आइडिया है वो आया कहाँ से? मैम बाई बस चांस कि बस कलम चल गया? मैम नहीं, ऐसे ना कि जैसे एक मेरा फ्रेंड था, वो वाकई किसी से प्यार करता था लेकिन कभी शेयर नहीं किया था। तो वो उसकी केयर बहुत ही ज्यादा करता था। यही मैं तो कह रही हूँ कि जब इंसान दिखता है ना, तो वो जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं से प्रेरित होती है, कहीं ना कहीं से हम लोग लेते। वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये आपने उठाया कहाँ से। यस तो मैम। इसके लिए आपको मैम फर्स्ट प्राइज मिला था? यस मैम। मैम क्या मैंने बात ये है। चीज तो वहां नहीं बताया था कहाँ से लिया है, लेकिन ये था। मैम ये होता है ना कि वो वाकई बहुत ज्यादा वो बहुत ही ज्यादा मतलब करता था। और ये है कि हर हर लड़के ये नहीं होता कि लड़की से ही प्यार करते हैं, लड़के की चीजों से किस तरह प्यार करते हैं वो मैंने वर्णन किया है। आगे की पंक्तियां हैं। काश, हम्म। काश कि मैं तेरे खुले बालों की जुल्फे होता। काश, काश कि मैं तेरे खुले बालों की जुल्फे होता। इसलिए नहीं कि वो मुझे अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए कि सुना है जुल्फे घुमाते वक्त लड़कियां लड़कियां कुछ सोचा करती हैं। तो सुन सुन, मैं तेरी जुल्फे बनकर तेरी उंगलियों से लिपट कर तेरी सोच की गहराइयों तक उतरना चाहता हूँ। सुन सुन न पगली, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। और काश, काश कि मैं तुझे बता सकता कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। सुन सुन सुन, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ, तेरे मन को चाहता हूँ। काश कि मैं तेरे सूट का दुपट्टा होता। मैम ये तो था कि उसके शरीर के अंगों की बात थी, अब आता है उसकी सामान की। काश, काश कि मैं तेरे सूट का दुपट्टा होता। इसलिए नहीं कि तू उसे अपने तन पर ओढ़ती है, इसलिए नहीं कि तू उसे अपने तन पर ओढ़ती है, बल्कि इसलिए मैं तेरे दिल की धड़कनों को महसूस करना चाहता हूँ। तेरे कंधे का बोझ नहीं, तेरे कंधे चाहता हूँ। सुन सुन सुन, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। और काश, काश कि मैं तुझे बहुत बता सकता कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आखिरी पंक्ति है। काश, काश कि मैं तेरी आंखों का चश्मा होता। काश, काश कि मैं तेरी आंखों का चश्मा होता। इसलिए नहीं कि मैं तेरी निगरानी रखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तेरी निगरानी रखना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी आंखें कब रोती हैं और किसकी वजह से रोती हैं। तेरी इन प्यारी आंखों में आंसू लाने वाले के तेरी इन प्यारी तेरी इन प्यारी आंखों में आंसू लाने वाले को उसकी उसकी नसीहत दिखाना चाहता हूँ। और सुनना, मैं तेरा चश्मा बनकर तेरे हर आंसू चुराना चाहता हूँ। सुन सुन सुन, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ, तेरे मन को चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा, और इतना अच्छा सोच लिया आपने। और सबसे अच्छी बात है कि है फीमेल और एक लड़के की फीलिंग सोच ली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके घर में है थैंक कोई यू राइटर, कोई लिखता है, कोई फैमिली में, कोई दूर से कोई ऐसा? मैम। रिलेटिव्स हैं मैम, मामी का बेटा है और मौसी का बेटा, ये लोग अच्छा लिखते हैं। बाकी अभी हाल ही में, अभी परसों मेरी एक बुक आई है, उसमें मैं संगीन सर्कल के रूप में काम की हूँ और उसकी पब्लिशर मुस्कान केशरी मैम है, जो कि बिहार की है। मैम, मेरी जो बुक है वो बुक का नाम है एक कलम बेटियों के नाम। मैम, उसमें थीम पे काम हुआ है। थीम पे जो वर्क हुआ है, एक बेटी से रिलेटेड है कि जैसे फैमिली का आजकल कहते हैं ना कि अधिकतर आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं आजकल, 6th 7th क्लास के बच्चे भी लव में पड़ जाते हैं। तो इसका रीजन कहीं ना कहीं माँ बाप खुद होते हैं, बिकॉज वो प्यार जो फैमिली में मिलना चाहिए वो प्यार उन्हें मिलता नहीं है। और उसका रीजन ये होता है, प्यार क्यों नहीं मिलता है? प्यार इसलिए नहीं मिलता है, मेरा मानना जो है कि लोग रिश्तेदारों को, जैसे बेटियां होती हैं, हम बेटियों की बात करेंगे। हम बेटियां अपने आप को घर बाहर तो लड़ लेते हैं हर किसी से। बाहर कोई हमें टच करना तो बहुत दूर बोल भी देता है उल्टा, तो हम लड़ भिड़ते हैं। लेकिन हमें हार कहाँ मिलती है? वो है घर में। मैम, मेरा मानना जो है कि हम बेटियां घर में हार जाते हैं। बिकॉज अगर हमें बाहर कोई डिस्टर्ब करता है हम लड़ लेते हैं, लेकिन घर में अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो हम लड़ नहीं पाते। वजह होता है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये तो फैमिली मेंबर है, ये तो रिलेटिव है, मैं रिलेटिव से कैसे लड़ सकती हूँ। और एक बात शिवानी हमारे की, जो हमें जो दर्द मिलता है वो बाहर के बजाय घर वालों से ज्यादा मिलता है। जो टीनेजर यस मैम। लड़कियां होती हैं, अगर सबकी एक एक, अगर वाकई में खोजी जाए तो सबकी एक एक स्टोरी जरूर होगी, जो वो कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से कहीं ना कहीं वो परेशान हुई होंगी और उन्होंने कहा नहीं होगा। यस मैम, एग्जैक्टली। मैम, ऐसा होता है हर एक के साथ, जैसा कि आपने बोला, हर एक को चाहे जिस भी एज की बच्चे हों, लेकिन हाँ हाँ हाँ, हर जगह मिलेगी। मैम, इसीलिए मैंने लिखा है कि और वो जो हार मिलती है ना, तो वो कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ देती है पूरी तरह से। बिल्कुल टूट और जाता है इंसान। एक और बहुत सी मूवीज बनी है मुझे लगता है ऐसे फिल्मों पे, जो कोई बहुत अपना, बहुत, मुझे अभी फिल्म का नाम नहीं आता लेकिन मैंने देखी है वो, शायद आलिया भट्ट की है जहां तक मूवी, और सेम टू सेम स्टोरी पे बनी हुई है। मैम, मेरा ये है कि जो हार मान जाते हैं लोग में मैम, फैमिली से अगर हम बताने की भी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ होता है, और बाई चांस अगर हम फैमिली को बताने की कोशिश भी करते हैं और जब बताते हैं, तो हम्म। फैमिली से कहीं ना कहीं हर मदर से ये आंसर मिलता है, बेटा तुम उनसे दूर रहो ना, तुम उनके पास जाओ ही मत, तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ और सॉर्ट ऑफ नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है मानते नहीं कि तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हुआ होगा। कभी कभी ये भी होता है, हालांकि आज मुझे लगता है शिवानी, आज थोड़ा सा चेंज हो गया। आज माँ जो मदर थे वो अवेयर हो गई हैं, और आज की परिस्थिति पहले के पीछे थोड़ी चेंज नहीं हुई लग रही है। मैम हुई है। मैम हुई है, काफी चेंजेस हुए हैं। लेकिन फिर भी ये चीजें मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगी, जैसे कि हर मदर्स बहुत एडवांस मदर्स हैं आजकल। लेकिन जो आपने कहा चेंजेस, वो मानती हूँ। लेकिन हर ज्यादातर फिर भी उन घरों में भी ये चीज पाई जाएगी। बिकॉज ये होता है आजकल, चाहे जितने मतलब हम इस बात को मान लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है। मान लीजिए अगर बच्चे को चाचा से ही प्रॉब्लम होती है, बाई चांस चाचा, कजिन्स या मामा, किसी से भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर पेरेंट्स को बेटियां बताती भी है, तो कहीं ना कहीं माँ भी एक बार सोच पड़ती है, यार मेरा ही भाई, मैं उससे ये बात कहूँ कैसे? ये चीज कहीं ना कहीं मन में आ जाती है और वो चुप रह जाती है। बच्चे यहाँ पे माँ को नहीं समझते और माँ बच्चे को नहीं समझती है कि इससे क्या, मेरी चुप्पी से तो बच्चे पर क्या आपने इफेक्ट इसमें पड़ेगा। क्या क्या लिखा है? आपने पोयम लिखी है कि लेख लिखा है, क्या लिखा है? मैम, मैम पोइट्री लिखा है। मैम, इससे अच्छा मैं आप, बताऊं। यस हाँ मैम। बोलिए मैम, बोलिए, हाँ। इस स्टोरी का कितना वो है, मैम ये बताऊं कि इस स्टोरी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है कि मेरी कजिन है, मौसी की बेटी है। वो सब गर्मी की छुट्टी में आते हैं, तो वो बच्चे भी आए थे। अभी कुछ 7th क्लास में, कुछ 8th क्लास में, ऐसे ऐसे हैं सारे बच्चे। तो वो लोग आए हुए थे। एक लड़की है, वो लिखती है, मौसी की एक बेटी है आयुषी श्रीवास्तव, वो लिखती थी शायरिया, ऐसे ही लिखती थी। वो आई थी, उसको पता चला था मेरी बुक आ रही है, तो उसने बोला दीदी मैं भी ट्राई करूं। मैंने कहा ऑफ कोर्स ट्राई करो।
उसने लिखा। मैम उसकी मैं करेक्शन कर रही थी उसकी पोएट्री में, सिर्फ स्टोरी सुन करके मेरी चाची की बेटी और उसकी बहन दोनों अपने मतलब जिस दिन जाना था, नेक्स्ट जिस दिन उसकी आयुषी की कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट डे ये दोनों अपना पेज ला करके, दीदी मैंने भी कुछ लिखा है देख लीजिए। यानी कि आप अपनी फैमिली का उभरता हुआ वो खिलाड़ी हैं, वो जो अपने पीछे पूरी लाइन लगाने वाली है और सबसे अच्छी प्रेरणा स्रोत बन रही है। शिवानी, पता है एक कवि हर हर व्यक्ति के अंदर होता है, बस होता है कि वो बाहर निकल के कैसे आए। अच्छा ये यस बताइए मैम, शिवानी, ये तो आपको लिखने की बहुत सारी विधा होती है, साहित्य होता है, कथाएं होती है, कहानियां होती हैं, तो आप और कविता होती है, छोटी सी काव्य होता है, सबसे ज्यादा आपको लिखना क्या पसंद है? मैम सबसे ज्यादा तो मैं पोएट्री लिखती हूँ, वो भी मेरी विधा है श्रृंगार रस में लिखती हूँ ज्यादातर ही। बाकी सिर्फ श्रृंगार रस ही लिखती हूँ, उसमें करुण भी है और प्रेम भी है, काफी वो है। लेकिन ज्यादातर वैसे तो मुझे जो टॉपिक मिल जाती है उस पर लिखती हूँ, क्योंकि मैं पब्लिशर से जुड़ी हूँ, तो उनकी जो भी बुक आती है सब पे ट्राई करने की कोशिश करती हूँ ज्यादातर। तो अभी तक तो मेरी अच्छा जी, 11 बुक्स हो चुकी है, लेकिन 11 बुक्स हो चुकी है आपकी? ये वाह, मैम मैम सातवां संकलन में तो 11 हो चुकी है, बाकी ये तो पहली बुक है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत ही कम उम्र में आपने अपनी 11 बुक निकाली। ये बताइए कि आप सिर्फ लिखती हैं या आपको पढ़ने का भी शौक है? आप किसको पसंद करती, कौन सा राइटर है ऐसा, कौन सा पोएट है जो आप जिनको लिखना पढ़ना पसंद करती हैं? मैम मेरी ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ती बहुत कम हूँ। तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। बाकी सुनने को मैं गुंजन जी को बहुत सुनती हूँ, और गूंज, सॉरी मैम, गूंज चंद को बहुत सुनती हूँ। उसके अलावा भी इंस्टा पे इस समय बहुत ज्यादा आए हुए हैं गौरव, उनको मैं सुनती हूँ, उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ, वो वाकई दोस्ती के। मैम गौरव कुमार करके हैं, मैम अच्छा, अभी यंग कुमार गौरव। ही है। अच्छा अच्छा। मैम वो तो कुमार गौरव सर है, वो नहीं। समझ मैम गई। अभी ये हाँ हाँ। गौरव, हाँ। मैम इनका क्या है, मैम ये ज्यादातर बेटी से रिलेटेड ही लिखता है, बहुत बहुत अच्छा लिखता है। मैम उसके अलावा कुमार विश्वास सर हैं और काफी लोग हैं मैम जिनकी लिंक आती है। अच्छा, कुमार विश्वास मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी उनकी मैम बहुत उनकी, बड़ी प्रशंसक हूँ। उनकी कुछ यस जो एक प्रेम पे है शायरियाँ, वो बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा शिवानी, ये बताइए कि आपकी उम्र तो बहुत कम है, ठीक है, तो आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती है, और क्या मतलब लिखना सब बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, क्या लिखने का मतलब, राइटर का मतलब पता क्या था, लोग इमेजिन करते हैं कि एक व्हाइट कुर्ता पजामा पहने हुए होगा, बूढ़ा होगा, झोला, मतलब राइटर की एक छवि बनी हुई है। और युवा तो बहुत कम होते हैं, ज्यादातर एजेड होंगे, महादेव वर्मा इस टाइप की थोड़ा सा मतलब। तो आज क्या कहना चाहिए, आज की जनरेशन को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम आज के टाइम में जब मैं लिखती थी सिर्फ, और मेरी पोइट्री जब सिर्फ और सिर्फ डायरी में होती थी, मैं बाहर नहीं निकली थी, तब की बात बता रही हूँ, मुझे मन था कि हाँ मैं सिर्फ सपने देखती थी कि हाँ मैं एक बहुत बड़े मंच पर जाऊंगी। लेकिन और जब आई ना, तो मुझे लगता था कि हाँ जब मैं निकलूंगी तो बहुत अच्छे से निकलूंगी, मैंने ये ख्वाब देखा था। लेकिन जब इस फील्ड में उतरी हूँ ना, तब पता चलता है वाकई बहुत कंपटीशन है, और काफी लोग हैं, ऐसा आने के बाद लगता है कि काफी लोग हैं मेरी एज के भी, और काफी लोग हैं जो लिखते हैं। मैम मेरा मानना है कि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, वैसे काफी लोग करते होंगे, काफी लोग ऐसे होंगे जो डायरी में लिख कर रख देते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो लिखते हैं सिर्फ उनको बोलने का शौक जरूर है, वो भी कहीं ना कहीं सपने देखते होंगे। तो आप सभी जरूर इसकी कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं मंच जरूर है, हर जगह मंच है, ऐसा नहीं है, मंच हर जगह है, और आपको अपनी स्किल पे काम करना होगा। ज्यादातर पेरेंट्स होते हैं कि नहीं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, तो फोकस मैम मेरा मानना है, पढ़ाई पे फोकस कब तभी होगा जब बच्चे अपने स्किल पे काम करेगा, क्योंकि अपने स्किल पे काम करने पे ना एक जो खुशी मिलती है वो एक अलग खुशी होती है, और पढ़ाई भी तभी होगी जब खुशी मन से इंसान करेगा। तो मेरा तो मानना है स्किल पे काम करना चाहिए, और हम तो आप हर भविष्य यंग में क्या करना चाहती को। हैं? एक भविष्य में एमएसडब्ल्यू कर रही हैं आप, वो भविष्य का क्या है आपका? आप एक राइटर बनना चाहती हैं कि कुछ और करना चाहती हैं, या ये आपकी हॉबी है या आपका कैरियर है?
मैम कैरियर तो नहीं कह सकती हूँ, मैं एज अ पोएटेस बनना चाहती हूँ, बड़े मंच पे काम करना चाहती हूँ, इससे मेरा नाम है, बट ये मैं प्रोफेशनली नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर पेरेंट्स रिजल्ट तो अच्छा चाहता है, लेकिन पेरेंट्स का मेनली ये होता है कि पढ़ाई का वो अलग होता है, हर पेरेंट्स का ये होता है कि पढ़ाई तो का आप रिजल्ट क्या चाहिए। चाहती हैं? तो तो वो करना क्या आगे, क्या मैम सोचा है आपने? दोनों मैम मैम दोनों ही रिजल्ट, मैम मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ। मैं शुरू से ही था एनजीओ में, जब मैं बहुत 7th 8th क्लास में थी तभी से मुझे एनजीओ का पता चला था कि एनजीओ लोगों के लिए काम करता है, तो वो करने का मुझे बहुत शौक था, और अभी मैं उसमें लगी हूँ कि एक अच्छी सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ। बाकी पोएट्री लाइन में तो और एक है हमारे ही। साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छा लिखने वाली राइटर भी जुड़ी हुई है, सारिका सक्सेना जी, जो आपको बहुत ही मतलब बधाई दे रही है, शुभकामनाएं दे रही है। और ये क्वेश्चन उन्हीं का ही था, सारिका जी का, जो आपने अगर प्रतिलिपि है और आपने देखा है कभी, उस पे वो लिखती हैं और बहुत अच्छी राइटर है। तो वो ये क्वेश्चन जो मेरा था वो उन्हीं ने मुझसे पूछा था कि आपका लिखना आपका शौक है या आपका प्रोफेशन है। ठीक है, तो आप सारिका जी को हेलो बोल सकते हैं और थैंक यू बोल सकती हैं। हेलो मैम एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये बहुत सारी बातें हो गई शिवानी जी के लिए। अब आपको कैसा लग रहा है, जो आपने इंटरव्यू दिया, पहली बार आई है, और पहले आपने मुझे मंच के बारे में बताया, तो कौन कौन सा मंच आपने शेयर किया? आप यस बोल मैम। रही थी ना आपने बहुत मैम हाँ मैंने हाँ वो अभी बताइए। तक यस मैम अभी तक मैंने कवि सम्मेलन 3 4 कवि सम्मेलन किया है, और उसके अलावा मैं प्लेटफॉर्म करती हूँ खुद की कलम से, हमारी टीम है जिसके ऑर्गेनाइजर प्रखर यादव जी हैं। और जी। उसके अलावा मैंने मेरा फर्स्ट जो ओपन माइक प्लेटफॉर्म था वो शायरी अड्डा टीम से था। इसके अलावा मैंने फिर ओपन माइक वो है खुद की कलम से टीम का। इसके अलावा मैंने अभी माइक टॉक किया है, 3 प्लेटफॉर्म किए हैं, बाकी तीनों बहुत अच्छे हैं। खुद की कलम से मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ, ये मेरे फ्रेंड का भी है। ये बताइए कि जो आज के जो लेखक या कवि हैं, तो सोशल मीडिया कितना योगदान करता है इस पर? मैम बहुत अच्छा है, मैं तो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने इंस्टा से और काफ़ी उससे बहुत कुछ पाया है। मैंने इंस्टा से लोगों से जुड़ना और लोगों से सीखना बहुत कुछ वो होता है। इंस्टा है, एफबी है, और यूट्यूब से सबसे बड़ा तो यूट्यूब, कि मैं लोगों को सुन पाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैं सुन पाती हूँ, ये बहुत बड़ा वो है। मैम सोशल मीडिया बेस्ट है, ऐसा नहीं है। और सोशल मीडिया से ही मैम काफी ज्यादा मेरी जो प्रोग्राम होता है ज्यादातर ऑनलाइन ही होता है, तो सोशल मीडिया तो बहुत हेल्प मतलब करता है, ये तो है। काफी योगदान है ऑनलाइन योगदान। अच्छा, आपको कैसा लगा आज पहली बार अपना इंटरव्यू देके, आपको कैसा फील हुआ? अपनी मैम बात बहुत कहिए ज्यादा आपने जो आप अच्छा कहना लगा। चाहती थी। यस मैम बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद लगा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। थैंक यू सो मच मैम। मैं भी बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, आपको देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए। और मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगी, अपनी एक अच्छी सी छोटी सी अपनी एक कविता मुझे सुनाइए, और इसी के साथ मैं प्रोग्राम समाप्त करूंगी। तो एक कविता छोटी सी और हो जाए आपकी, जो आपको बहुत पसंद हो। यस मैम। मैम अपनी पोएट्री स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैम जी। अभी ओपन माइक प्लेटफॉर्म आता है, मैम ओपन माइक ये कहीं ना कहीं हमने बताया ना कि कुछ लोग ओपन माइक आता क्यों है। ओपन माइक जो हमारी टीम का मोटो है, जो इसका खुद की कलम से मैं लगातार जुड़ी हूँ, जो उसमें मैंने पाया उसको मैं बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि इसका मोटो क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको कि चीजें डायरी में लोग लिखने का शौक बहुतों को है, लेकिन लोग डायरी में लिख कर रख देते हैं, तो वो बाहर नहीं वो करते हैं। और सिंगिंग का है, सिंगर कुछ लोग होते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि मैं तो सिर्फ बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन उनकी वॉइस वाकई बहुत अच्छी होती है। वो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर लगातार जुड़े हैं, सिंगिंग करते हैं, पोइट्री करते हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं आते, ऑडियंस फेस। तो ओपन माइक का कहीं ना कहीं मेन मोटो जो होता है वो है ऑडियंस फेस, और ऑडियंस फेस करना बहुत बड़ी चीज होती है, और माइक वो करना, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा ओपन है माइक अभी भी। आपका एक ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन आती है और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, ये है ओपन माइक का मतलब?
मैम ऑफलाइन है मैम, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन भी होता है मैम, लेकिन जो हमारा ये खुद की कलम से टीम का है ये ऑफलाइन है मैम। ऑनलाइन लाने की सोच रहे हैं सब, लेकिन अभी तो ऑफलाइन हो रहा है। ऑफलाइन में काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा ये है। ऑफलाइन तो आपके एरिया के लोग, ये फैजाबाद अयोध्या के लोग ही तो जुड़ पाते होंगे खाली, मुझे लगता है। यस मैम। मैम बाकी ये इंस्टा वगैरह पे शेयर करते हैं, लोग शेयर करते हैं, तो कुछ लोग लखनऊ या कहीं से आना चाहते हैं तो फिर आते हैं, ऐसा वो नहीं है मैम, लेकिन मोस्टली यहीं के लोग होते हैं मैम। अच्छा। इसमें मेनली क्या होता है कि ऑडियंस फेस जो नहीं कर पाते हैं वो कर लेते हैं मैम, बहुत ज्यादा। आज ये हमारा 5th प्रोग्राम था, 5th मंथ था, ये कंटिन्यू कर रहा है अपना काम ये प्रोग्राम। ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और अभी इसके इनका एक स्लोगन मैं आपको करना चाहूंगी, इसके बाद मैं अपनी कविता रखूंगी। बिल्कुल। इंतजार खत्म होने की एक अलग ही कहानी होती है। इंतजार खत्म होने की एक अलग ही कहानी होती है। राधा मीरा रुक्मणी सब कान्हा की दीवानी होती है। क्या बात है, मंचों पर बहुत जो अच्छा। अवसर मिले मंचों पर जो अवसर मिले तो गर्जन करना। मैं उन लोगों को कहूंगी कि जिनके अंदर डर होता है, जो लोग सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, या फिर जो भी मंच मिलने के बाद भी बहुत कुछ अच्छी लोग। आ रही है आपकी बात सुन के, कि आपको पता है मैं भी लिखती हूँ और सारिका जी भी लिखती है और मैं कविताएं लिखती हूँ, लेकिन मैं इसको सुना नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। और ये आपका ओपन मंच बहुत अच्छा है, अगर कभी लखनऊ में ऐसा मौका मिला तो बिल्कुल कोशिश करूंगी जाने की और अपनी एक कविता सुनाने की। मैम जरूर मैम, आपका अयोध्या में भी वो है, वेलकम है, आप आइए, एटलीस्ट हमारा मिलना भी होगा। जरूर, बिल्कुल। मेरा तो लखनऊ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अयोध्या आप जरूर घूमने आइए। ओपन मंच का भी आप कर रही हैं और बहुत अच्छा है, अगर आपकी ओपन मंच से जो वाकई में जो कलाकार हैं जो डायरी तक सीमित है और वो बाहर आए, ये बहुत अच्छी एक पहल है ओपन मंच की। और आप क्या उसकी सदस्य हैं, क्या की प्रोग्राम करती हैं? मैम ग्रुप मेंबर हूँ मैं अच्छा। मेंबर हूँ। और उसके अलावा मैम यही बोल रही थी कि काफी लोग मैंने मंच पे भी देखा है या फिर यहाँ भी देखा है, काफी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर मंच पर नाम लिखाते हैं, लेकिन वो आते नहीं है मैम, वो लेकिन करते नहीं है, पहले ही चले जाते हैं मैम। उनके लिए है 2 लाइन। मंचों पर जो हम्म। मंचों पर जो अवसर मिले तो गर्जन करना, खुद की कलम की एक अलग ही निशानी होती है। इंतजार खत्म होने की एक अलग ही कहानी होती है। राधा मीरा रुक्मणी सब कान्हा की दीवानी होती है। मंचों पर वाह। जो अवसर मिले तो गर्जन करना, क्योंकि खुद की कलम की एक अलग ही निशानी होती है, खुद की कलम की एक अरे अलग ही वाह, निशानी होती है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा स्लोगन है, बस। जब स्लोगन ही इतना अच्छा है तो मंच भी आपका बहुत बेहतरीन होगा। अब थैंक अपनी यू एक सो छोटी मच। सी कविता हमारे दर्शकों के लिए। यस मैम। मैम एक मिनट। मैम लड़कों के लिए भी मैंने लिखा है, एक पॉजिटिव भी लिखा है मैम, निगेटिव भी लिखती हूँ। पॉजिटिव लिखना होता है तो निगेटिव भी, क्योंकि हर लड़के अगर बुरे नहीं होते तो अच्छे भी नहीं होते हैं, हर तो चीज के दो अच्छे होते पहलू तो होते हैं, बुरे अच्छी भी वाली। होते हैं, हाँ। दोनों ही हाँ। होते हैं। यस मैम। मैम तो आज के युग पर लिखा है मैंने कि जो रियलिटी में होता है आज के युग में, जमाना किस तरह बदल गया है, तो मैम उस पर मैंने लिखा है। जब रोता था बच्चा जब रोता था बच्चा तब चुप कराती थी माँ, और आज रोती है माँ तब चुप कराता है कौन, आखिर तब चुप कराता है कौन। इतिहास भी यही कहता है इतिहास भी यही कहता है जमाने की यही रीत, रहती है जहाँ माया वहाँ होती नहीं प्रीत, वहाँ होती नहीं प्रीत। युगों युगों से चलती आ रही यही रवानी है, सभी कपूतों की यही कहानी है, सभी कपूतों की यही कहानी। शिवानी जी, लग रहा है कि, कुछ प्रॉब्लम हुई। हाँ, जब आ रही है सुनाइए, अभी। कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। वह युग क्यों बन गया तू कलयुग, आखिर क्यों बन गया तू कलयुग। जहाँ बेटा अपनी माँ से प्यार जताने में कतराता है,
वही अपनी प्रेमिका पर बेइंतहा प्यार लुटाता है। वाह रे युग, क्यों बन गया तू कलयुग, क्यों बन गया तू कलयुग। मैम इस लाइन में वो सच्चाई लिखा है मैंने कि आजकल अब लोग अपनी माँ को तो आई लव यू कहने में शर्माते हैं कि अपनी माँ और बहन को मैं कैसे आई लव यू बोलूं, लेकिन वही अपनी लवर को तो दिन भर में 10 या 50 बार बोल डालते हैं, लेकिन अपनी माँ से कहने में कतराते हैं। उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है। जहां बेटा अपनी माँ से प्यार जताने में कतराता है, वहीं अपनी प्रेमिका पर बेइंतहा प्यार लुटाता है। वह युग, क्यों बन गया तू कलयुग, आखिर क्यों बन गया तू कलयुग। बचपन में तुझे जिसने पढ़ना और चलना सिखाया, आज तेरी नजरों ने उसे अनपढ़ और अपंग बनाया। वाह, वाह युग, क्यों बन गया तू बहुत कलयुग। बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम। खुद धूप में खड़े होकर तुझे छांव दिया, और आज जब उसका वक्त आया तो उसे वृद्धाश्रम छोड़ाया। वाह रे युग, क्यों बन गया तू कलयुग, आखिर क्यों बन गया तू कलयुग। आ गया ये कैसा दौर, आ गया ये कैसा दौर, जहां बेटा जमाने के सामने जहां बेटा जमाने के सामने अपनी माँ को माँ कहने में कतराता है, वही अपनी सास को जमाने में गर्व से माँ बुलाता है। वाह रे युग, क्यों बन गया तू कलयुग, क्यों बन गया तू कलयुग। उन बेटों से कहना है, नहीं बन सकते, यदि नहीं बन सकते माँ के सपूत तुम, तो मत करो कपूतों जैसा काम तुम मत करो कपूतों जैसा काम तुम मत करो कपूतों जैसा काम तुम। वाह रे युग, क्यों बन गया तू कलयुग, आखिर क्यों बन गया तू कलयुग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लैपिंग आपके लिए। और इतनी सी कम उम्र में इतनी बड़ी बात कहना बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर ये सोच सबकी हो तो चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि जानते हैं जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी एक लड़की ही होती है। यस मैम। तो है ना, तो ये सोच सबको चेंज करनी है। और बहुत अच्छा लिखा। और आपका जो ये एक व्यंग भी है और कलयुग की बात कही बहुत अच्छी है। और मैं चाहूंगी, मैं उम्मीद करूंगी और ये आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आप आगे आगे बढ़ती जाइए। और चीजों पर धन्यवाद। प्रहार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजों को बताना है कि आप गलत हो। और ये बोलने की भी एक एक गट्स होने चाहिए इसको बोलने के लिए भी। प्यार मोहब्बत की बातें तो सब करते हैं, एक जो हमारी जो सच्चाई है उस पर बोलना बहुत बड़ी बात है। शिवानी, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा लिखती हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद करूंगी कि आप और अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ और फिर से आपके सामने मैं आऊं और आपने और बहुत सारी बातें करूं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जरूर। आपको थैंक यू सो मच मेरे लिए, मेरे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सो मच। बाय बाय। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट, बाय मैम। तो ये थी शिवानी, जो कि एक बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी सी उभरती हुई प्रतिभा है जिनके अंदर, और बहुत आगे तक जाएंगी ये हमारी उम्मीद है और ये हमारी शुभकामना है उनके लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर आऊंगी एक मुलाकात में किसी और शख्सियत को लेकर के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।